अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। मेरा हफ्ते अखबार है सेंट्रल न्यूज़ और उसमें मेरा एक कॉलम शाया होता है हर हफ्ते, सच कड़वा होता है के नाम से। कई दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप यूट्यूब चैनल जो आपका सेंट्रल न्यूज़ 11 के नाम से है, जो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, उसमें आप वीडियो में भी जो है सच कड़वा होता है के नाम से अपना व्लॉग तैयार करें। तो आज 8 अक्टूबर है, 2023 सन है और इतवार का दिन है। आज से हम अपने पहले व्लॉग सच कड़वा होता है के नाम से अपलोड कर रहे हैं और आप इसको देख रहे हैं। 3 मौजू हैं आज और बड़े अहम मौजू हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मौजू जो है वो जो 2 रोज़ कबल सिंध में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कई अहम फैसले किए गए। इजलास में कौन कौन शामिल था, एक ये मौजू होगा। एक पाकिस्तान बिलखुसूस कराची में मौजूद वो तमाम अफ़गानी बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद हैं और गैर कानूनी एक्टिविटी में उनकी शमूलियत है, उनको यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान भेजना। और तीसरा अहम जो मौजू है वो कराची के हवाले से है, जो कराची का एक इदारा है और बैकबोन है। चूँकि उसका नाम आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, लेकिन वो कराची के लिए बड़ा बैकबोन इदारा है, रीढ़ की हड्डी की ऐसा रखता है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ था उसके हवाले से। मैंने सितंबर के महीने में कि अपना व्लॉग तैयार किया था, अपलोड किया था। उसमें मैंने कहा था और सच कड़वा होता है में भी मैंने लिखा था कि हालात बहुत चेंज होने वाले हैं। और मैंने ये भी कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर बहुत कोशिशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी उनके साथ दुआएं हैं, पूरी कौम की उनके साथ दुआएं हैं, पाक फ़ौज के साथ दुआएं हैं और वो अल्लाह उन्हें ज़रूर कामयाबी अता करेगा। और मैं समझता हूँ अभी कामयाबी आटे में नमक के बराबर भी नहीं मिली है। तो आज डॉलर 200 कुछ का हो चुका है। नमक के बराबर मैं कह रहा हूँ, नमक के बराबर भी कामयाबी नहीं मिली है। तो आज डॉलर 200 कुछ रुपए का हो चुका है। सोने की कीमत 1 लाख समथिंग तकरीबन 2.25 लाख के करीब पहुँच चुकी है। एपेक्स कमेटी का इजलास होता है 2 रोज़ कबल। उसमें जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, कोर कमांडर कराची और दीगर फ़ौजी सरबराहान और जो गवर्नमेंट के इदारों में, जिन इदारों में फ़ौजी रिटायर्ड हमारे अफसरान तैनात किए गए हैं, वो भी शामिल थे। उस इजलास की बड़ी ख़ास तस्वीर का मैं आपको झलक दिखाता हूँ। अगर वो हमारी लाइब्रेरी में होगी तो एडिटिंग पे आपके पास ये तस्वीर हो सकता है आप देख भी रहे हो, मुझे इल्म नहीं है क्योंकि एडिटिंग ज़ाहिर है कोई और डिपार्टमेंट करता है हमारा। तो अगर वो होगी तो आप देख रहे होंगे। इस तस्वीर में बड़ा वाज़ा पैगाम दिया गया है। एक सिमत पूरी फ़ौजी क़यादत बैठी हुई है और उनके सामने तमाम डिपार्टमेंट के लोग यानी कि सिविलियन लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो जो अखबारात में शाया हुई, निजी टीवी चैनल्स पर चल रही, ये बड़ा एक ख़ास और अहम पैगाम हमें दे रहे हैं। फ़िलहाल इसकी गहराई में मैं जाना नहीं चाहता, जो समझदार लोग हैं वो समझ गए। एपेक्स कमेटी में बड़े अच्छे फैसले किए गए हैं। तमाम इदारों से करप्शन ख़त्म करने की बात की गई है। अफ़गानियों के जो है वो यहाँ से उनको निकालने की बात की गई है। जिन इदारों में करप्शन है उन इदारों से करप्शन ख़त्म करने की बात की गई है। आवाम को रिलीफ़ देने के लिए बातें की गई हैं और आवाम को रिलीफ़ ज़रूर मिलेगा। तो जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। तो सेकंड जो मौजू था हमारा वो था अफ़गानियों के हवाले से।
मैंने सितंबर के महीने में एक व्लॉग तैयार किया था और उसमें अफ़गानियों का मैंने ज़िक्र किया था। अफ़गानी हमारे शहर कराची में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं शहर कराची की बात कर रहा हूँ। अफ़गानी शहर कराची में हर गली महल्ले में मौजूद हैं और मैंने आपको पिछली वीडियो अपनी दिखाई थी, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं अफ़गानियों के हवाले से। तो मैंने उस में ये कहा था और ये अपील की थी, ये दरख्वास्त की थी कि जो अफ़गानियों के जो यहाँ कराची में या कहीं पर भी सहूलतकार मौजूद हैं, सबसे पहले हमें उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब तक अफ़गानियों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ हम एक्शन नहीं लेंगे तो ठीक है, आज अफ़गानी चले जाएंगे लेकिन ये अफ़गानी दोबारा आ जाएंगे। हमारे गली महलों में आज भी अफ़गान तंदूर लगा के बैठे हुए हैं। आज भी कराची के दर्जनों इलाकों में अफ़गानी अपने तंदूर पे काम कर रहे हैं। आज भी कई इलाकों में अफ़गानियों ने जो कचरे के थैले उठाए घूमते थे, उन्होंने अपना सिस्टम तब्दील किया और वो अब एक रेडी लेके घूम रहे हैं, जैसे कि वो कबाड़िए घूमते हैं, वो इस तरह घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज कर ली है। आज भी कई पुलों के नीचे, फुटपाथों पे आपको अफ़गानियों के बोरे नज़र आएंगे और अफ़गानी भी नज़र आएंगे। बेशक वो बच्चे हैं, लड़के हैं, लेकिन वो हैं। किस तरह काम कर रहे हैं, हमारी पुलिस की इंतज़ामिया किस तरह काम कर रही है, मैंने पहले भी कहा था, इसमें मेरे पुलिस के जो लोग हैं हो सकता है मुझसे नाराज़ भी होते हों, लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है। तो मैं आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर उन्हें अफ़गानियों का कोई ठिकाना नज़र आ जाए या उनको इत्तला मिल जाए कि यहाँ अफ़गानी मौजूद हैं या अफ़गानी ये काम कर रहे हैं, तो आप रेंजर्स हेल्पलाइन पे कॉल कर दें। आप पुलिस को भी करें, लेकिन रेंजर्स हेल्पलाइन को करें। मेरा ये यकीन है कि रेंजर्स के जवान और अफसरान बाला फौरी तौर पे इस पर एक्शन लेंगे। काम पुलिस को ही करना है, ज़ाहिर है वो एफआईआर का जो मामला है वो पुलिस को ही अथॉरिटी है, तो उन्होंने लेकिन फौरी एक्शन लेने के बाद थाने में ही देना है। तो वो अफ़गानियों का यहाँ से आपके इलाकों से बेदखली शुरू हो जाएगी, वरना पुलिस का निज़ाम तो आपको पता है, मैं क्या इस पर रोशनी डालूँ। तीसरा मेरा मौजू था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से भी मैंने सितंबर में एक अपना व्लॉग तैयार किया था और अपने अखबार में ख़बर भी चलाई थी, और मैंने उसमें ये कहा था और लिखा था कि जो पैकेजेस लेते थे वो लोग अब चूँकि कुछ लोग अब नहीं ले रहे पैकेज, या उन्होंने अपना सिस्टम बैक कर लिया है। अब जो पैकेज का सिस्टम चलेगा, मैंने कहा था कि वो डेमोलिशन डिपार्टमेंट जो है वो अपने हाथ में लेगा, और मैंने उसमें नाम भी कोट किए थे। रेहान उर्फ इलायची जो कि हैदराबाद का रायशी है और एमकेएम लंदन अल्ताफ़ ग्रुप का सरगर्म कारकुन और आज भी फंडिंग करता है ये। अगर इसको रेंजर्स उठाती है, इदारे उठाते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन की तरह इससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो बहुत कुछ उगलेगा कि ये आज तक कितनी इसने फंडिंग करी है रेहान इलायची ने। ज़हीर उस्ताद जो कि सेंट्रल में तैनात किए गए हैं, वो भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और एमकेएम के सरगर्म कारकुन रह चुके हैं अल्ताफ़ ग्रुप लंदन के, और अभी भी उनके राब्ते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जितनी भी डेमोलिशन हो रही हैं, मैं ये बेबांगे दहल बोल रहा हूँ कि वो कॉस्मेटिक डेमोलिशन हो रही है। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि सेंट्रल न्यूज़ और हमारी एनजीओज़ पूरी फाइल बना रही है, और हम पूरी 1 महीने की रिपोर्ट जब से ज़हीर उस्ताद आए हैं हम सेंट्रल को फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे न्यूज़पेपर का नाम सेंट्रल न्यूज़ है, हमें पूरे वर्ल्ड और पूरे पाकिस्तान की खबरें छापने की जो है अथॉरिटी है, लेकिन हमारी कोशिश होती है हम सेंट्रल को ज़्यादा फोकस करें क्योंकि हमारे अखबार का नाम है। तो हम सेंट्रल को ज़्यादा फोकस करते हुए ज़हीर उस्ताद साहब की जो है वो डेमोलिशन जो आजकल हो रही हैं और उसके बाद फ़ौरन तामीरात भी हो रही हैं, वो हम बिल्कुल एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, और वो हम उसकी पहली कॉपी जो जाएगी वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाएगी, सेकंड कोर कमांडर कराची को जाएगी, थर्ड जो है वो जाएगी डीजी रेंजर्स को, उसके बाद दीगर इदारों में जाएगी। तो कॉस्मेटिक डेमोलिशन का सिलसिला इस वक्त कराची में चल रहा है, और 3 से 5 लाख रुपए लेकर 2-2 कमरों की, 3-3 कमरों की छत पे गाले डाले जा रहे हैं। यानी जो छतें होती हैं वो चारों तरफ से उनको
तोड़कर उनको लटकाई जा रही। अच्छा, मैं इसकी एक टेक्निकल बात बताऊं, ये छतें जो लटकाई जा रही हैं, ये आप नोट कर ले, विज़िट कर लीजिएगा आप जाके, अगर कोई सरकारी इदारा ये विज़िट करना चाहे, जो इन्वेस्टिगेशंस के इदारे हैं, तो वो भी जाके विज़िट कर लें और इनकी करप्शन पकड़ें, इनकी रिश्वतखोरी के बाज़ार पकड़ें। ये 3 फीट बाँस से काटते हैं, जो छतों की जो दीवारें होती हैं उसके 3 फीट की जगह छोड़ के इतने इतने गाले डालते हैं। अब वो क्यों डालते हैं मैं बताता हूँ। जब ये दोबारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, दोबारा तामीरात होती है, तो जो 3 फीट की जगह छोड़ी होती है, जो बाकी गाला कटा हुआ होता है, ये उस सरिये को वेल्ड करते हैं, उस सरिये को ज्वाइन करते हैं और यही सरिया दोबारा इस्तेमाल होकर छत डल जाती है। नाज़िमाबाद में भी डेमोलिशन हुई है, एक प्लाट पे डेमोलिश हुई, उसके पेंट हाउस को तोड़ा 5वें फ्लोर को, नाज़िमाबाद 2 नंबर में, और चौथे दिन ही उसको तामीर करके जो एक कमरे में, उस पर 4 फ्लैट बने हुए पेंट हाउस पे नाज़िमाबाद में, और उसके एक कमरे में गाले डाल के और तीसरे दिन उस पर तामीरात शुरू हो गई और उस पर पार्टी ने जो है वो डमी ऑक्यूपाइड करवा दिया उसको। ये ज़हीर साहब की उस जो है और रेहान इलायची ने जो है वो कॉस्मेटिक करवाई थी डेमोलिशन। तो कॉस्मेटिक डेमोलिशन का सिलसिला जो है वो जारी है और रिश्वत का जो पैकेज का सिस्टम है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डेमोलिशन डिपार्टमेंट ले रहा है। तामीरात आज भी चल रही हैं, लियाकताबाद में भी तामीरात चल रही हैं, पिलंतों पे भी काम चल रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम ये कहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा है, उसमें एक बायलाज है, उसमें कवानीन है, तो आप नक्शे तो पास करें। आप अगर उसको 4 फ्लोर लेके जा रहे हैं, 5 फ्लोर लेके जा रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन जब आप ज़मीन से काम शुरू कर रहे हैं तो उसका नक्शा तो पास करें। वो प्लाट आपने जो देखें, इसका तरीका ये मैं बताऊं, ये होता है कि आज आपने प्लाट ख़रीदा, आज आपके नाम पे रजिस्ट्री हुई है, सैलरीड हुई है, सबलीज हुई है, लीज़ हुई है, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी फ़ाइल आती है। फ़ाइल आने के बाद फिर पहले आप KMC की अगर लैंड है तो लैंड डिपार्टमेंट के रेवेन्यू में आप जाएंगे, वहाँ सर्टिफिकेट लेंगे। KDA में है तो फिर सिविक सेंटर के 10वें फ्लोर पे आपने सर्टिफिकेट लेना है, नो ऑब्जेक्शन। फिर उसके बाद आपने डेमोलिशन लेटर निकलवाना है। इस सारे प्रोसेस में 3 महीने लग जाते हैं। मज़ीद 6 महीने बिल्डर को या ठेकेदार को या तामीरात करने वाले को इंतज़ार करना पड़ता है, जो वो नहीं करते। वो 6 महीने में वो 7 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। अब जो लियाकताबाद में, पूरे कराची में इस वक्त भी काम चल रहे हैं, वो पिलंतों पर है लेकिन उनके नक्शे पास नहीं है। कॉस्मेटिक डेमोलिशन का सिलसिला उरूज पर है। करप्शन बिल्डिंग कंट्रोल में आज भी ली जा रही है। मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था कि ये जो DG साहब आए हैं, इनको सब पता है कि कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो करप्शन की रकम आती थी, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कौन जमा करता था और किसको देता था और कहाँ पहुँचाता था। अगर हमारे तहकीकाती इदारे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और DG रेंजर्स कोर कमांडर कराची, अगर वो इस बात की तहकीकात करवाएं और DG साहब को बुलाएं, क्योंकि 2021-22 में भी ये मौजूद थे, तो ये सब बता देंगे, पूरी रिपोर्ट क्लियर एंड नीट क्लीन सामने आ जाएगी। तो कहने की बात यह है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे फ़ौजी जो लोग हैं दीगर इदारों में, वो पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने की कोशिशें कर रहे हैं, रिश्वत के निज़ाम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक इदारे का मैं नाम ले रहा हूँ, वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अभी तक यहाँ से करप्शन ख़त्म नहीं हो पाई है। वो ख़त लिखते हैं DIG IG को कि इनको FIR काटें, जिनका कोई वास्ता नहीं है, वो प्राइवेट लोग हैं, वो FIR क्यों कटवाएंगे, काटेंगे भाई, उनका क्या वास्ता। ज़िया ने जो नाम इन्वेस्टिगेशन में दिए, हालांकि ज़िया का उस केस से कोई लेना देना नहीं था। मैं ज़िया को मिला भी नहीं हूँ, काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब मैं बिल्डिंग कंट्रोल जाता था तो ज़िया से मेरी मुलाकात हो जाती थी, वरना मैं तो अब तो साल हो गए मुझे ज़िया से मुलाकात किए हुए। तो मेरा ना उससे कोई दोस्ती आ रही है, मैं हिमायत नहीं ले रहा। लेकिन ज़िया ने जो नाम बताए थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्शन के में मुलविस लोगों के, कितने लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें एक नाम तो दिलीप कुमार का था, तो दिलीप कुमार तो आज भी सेंटर में ज़हीर के साथ साथ लगा हुआ है। और भी कई लोग हैं, वो सब लोग लगे हुए पूरे इलाकों में अपने अपने। तो उनके खिलाफ DG साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की, जो ज़िया काले ने नाम दिए थे।
मकसद कहने का ये है, अगर आप अपने इदारे को करप्शन से पाक करना चाह रहे हैं तो पहले आप अपने इदारे के अंदर की तो काली भेड़ों को निकालें। बेरोज़गारी बहुत है, आप दें इश्तिहार अखबार में, सिंध काबीना के ज़रिए बहुत सारे आपके पास इंजीनियर और आर्किटेक्चर आ जाएंगे नौकरियाँ लेने। निकाल लें आप करप्शन के सारे लोगों को जो मुलविस हैं। आज की करप्शन में मुलविस थोड़ी है, तो सालों से करप्शन में मुलविस है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ एक इदारा नहीं है, और भी इदारे हैं। कराची के सेंट्रल जेल में जो करप्शन होती है, मैं इसके लिए एक अलग व्लॉग करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि कराची सेंट्रल जेल में कहाँ और कैसी जो है वो करप्शन होती है। कोई मीडिया पर्सन नहीं बताता कराची सेंट्रल जेल की करप्शन को, और इसमें बड़े बड़े सियासतदान भी जेल में रहकर आ चुके हैं, समाजी रहनुमा भी जेल में रहकर आ चुके हैं। सब अपनी आंखों से देख कर आए, अपने कानों से सुन कर आए। ज़बान अंदर भी बंद रखते थे, ज़बान बाहर आके भी बंद रखते हैं। आज भी कई सियासी रहनुमा अंदर मौजूद है, सब पता है जेल के अंदर कौन सा सिस्टम, कैसा सिस्टम चल रहा है। इतनी तादाद में SHOs को तब्दील किया गया। कराची की तारीख में एक बड़ा ये एक सिस्टम था जो पूरा पुलिस के SHOs को, DSPs को और SSPs को तब्दील किया गया, ट्रांसफ़र्स की पोस्टिंग की गई। लेकिन क्या आज इलाकों में गुटखा मावा, मैनपुरी, रजनी और दीगर इंडियन मैंथोल मसनूआत बिकना बंद हो गई? रोज़ पुलिस पकड़ के लेके जाती है किसी न किसी इलाके से कहीं ना कहीं, लेकिन बिक आज भी रही है। और इसके अलावा मैं एक और बात बताऊँ, लियाकताबाद डाकखाना जो एक चौरंगी थी, उसका नाम मुझे नहीं पता किसने रखवाया, किसके कहने पे रखवाया। और मुझे ये नहीं पता कि हमारे जो सिलसिले के लोग हैं, जिसमें मेन चिश्तिया सिलसिले से वाबस्ता जो लोग हैं, उन्होंने इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? मेरे को तो हैरत ये हो रही है। उस डाकखाने की चौरंगी का नाम रखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह चौक, और उस तख्ती पर भी गंदे और मेले नापाक कपड़े लटके रहते हैं। और उस पूरी चौरंगी पर हीरोइनची मंशियात के आदि अफराद, जिसमें कुछ लेडीज़ भी शामिल होती हैं, वो वहाँ बैठे रहते हैं, नशा करते रहते हैं, चादर ओढ़ के टोलियों की शक्ल में नशा करते रहते हैं। लेकिन 2 कदम के फासले पे लियाकताबाद सुपर मार्केट थाना है, लेकिन क्या उनको नज़र नहीं आता? ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि वहाँ नहीं बिक रही है, पी तो रहे हैं, वहाँ से माएँ बहनें गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, वो सवाल करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये चादर क्यों डाल के बैठे हुए हैं? क्या जवाब देते होंगे लोग उनको? तो क्या कोई ऐसा कानून नहीं है कि पीने वालों को आप नहीं उठा सकते यहाँ से? आप अपना इलाका, एरिया आप साफ़ सुथरा नहीं कर सकते? वो पुल के नीचे लियाकताबाद गोलगप्पे के सामने वो नर्सरी का एक उन्होंने ठेके पे दी हुई है नर्सरी, उस नर्सरी की आड़ में जो है सारे मंशियात फरोश और मंशियात के आदि अफराद वहाँ टोलियों की शक्ल में बैठे रहते हैं। मैंने अपने इस चैनल पे वीडियो भी चलाई थी, मेरा इस चैनल पे वीडियो व्लॉग मौजूद है लियाकताबाद डाकखाने के हवाले से। तो क्या हमारे SP साहिबान या बैठते हैं, SP साहब बैठते हैं, DSP बैठते हैं, SHOs बैठते हैं लियाकताबाद सुपर मार्केट के मोबाइलिंग पे, यकीनन वो बाहर भी निकलते होंगे। तो इसका मतलब ये कि जब वो निकलते हैं तो उनके नीचे का स्टाफ इन लोगों को हटा देता होगा, मैं यही समझूंगा। इसका मतलब ये हुआ, वरना अगर वो देखते तो ज़रूर हटाते। क्योंकि अगर SP साहब निकलते हैं, SHO साहिबान निकलते हैं सुपर मार्केट लियाकताबाद के, अगर वो देखेंगे तो मुझे ये यकीन है वो हटाएंगे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब उनके निकलने से पहले जो नीचे का स्टाफ है, चाहे वो हेड मोरर के अंडर में हो, चाहे वो ड्यूटी अफसर के अंडर में हो, डे या नाइट की, वो उनको हटाते होंगे लाजमी यकीनन। उसके बाद वो जब साहब निकल जाते होंगे वो दोबारा आ जाते होंगे। तो हम जैसे कई सहाफ़ी, हाफिज़ मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ खड़े हुए हैं, कोर कमांडर कराची के साथ हम खड़े हुए हैं, DG रेंजर्स के साथ हम खड़े हैं, हम हर उस शख्स के साथ खड़े हैं, हम हर उस इदारे के साथ, उस अफसर के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान बिलखुसूस सरकारी महकमों, बिलखुसूस कराची के सरकारी महकमों से करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, और आवाम के लिए जहाँ मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और उनको सलूट पेश करते हैं। सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को कैमरामैन अनस अब्बासी के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में एक दरख्वास्त, क्या आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जो नहीं किया जिन्होंने वो सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को अगर उनको पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क पर इसको अपलोड करें, उसको ट्रांसफ़र करें और कमेंट्स हमें ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो देख के क्या उसमें कमी होती है, क्या उसमें गलती होती है, वो हमें पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।